हेलो दोस्तों, आपका अपने इस परिवार में फिर से स्वागत है। मेरी आज की ये वीडियो 0 to 1 पर है, जिसको पीटर थियल ने लिखा है। 0 से 1 तक का जाने का मतलब है कि कुछ ना होने से बहुत कुछ होने तक का सफ़र। यह एक बहुत बड़ा गेम है। 0 से 1 तक जाने का सफ़र ही एक ऐसा रास्ता है जो आपका डर खत्म करेगा। इस बुक में ऑथर ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए सजेशन और आइडियाज़ दिए हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आप कोई भी बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हैं और उनको रणनीति से 0 से 1 तक ले जाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। दोस्तों, ये बुक किसके लिए है? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इसको पीटर थियल और ब्लैक मास्टर्स की किताब की समरी है। इस बुक में आप स्टार्टअप्स के बारे में और कुछ नया खोज करने के बारे में जान पाएंगे और इसके अलावा सिलिकॉन वैली के बिजनेस के बारे में भी जान पाएंगे। ये बुक पीटर थियल ने ब्लैक मास्टर के साथ मिलकर लिखी है। पीटर थियल ने इलॉन मस्क के साथ पेपॉल बनाई थी, जो कि उन्होंने ईबे को $1.5 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपीस में बेच दी। और परफेक्ट थियल फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टर्स में से एक हैं, जो आप इसे पता लगा सकते हैं कि आपको इस बुक से बिजनेस सीखने के लिए क्या क्या सीक्रेट पता लगने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो मैं आपको बताऊंगा कि द चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर, कि आपको किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अपने भविष्य में। अगर आप नई चीज़ बनाते हैं तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पहले से ही बनी हुई चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप 1 से 10 की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने बैलगाड़ी से कार बनाई या कार से एरोप्लेन बनाए या फिर टेलीफोन से मोबाइल बनाए, ये सब 0 से 1 गए हैं। हमें इस टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं, 1000 टाइपराइटर्स दुनिया में बेच देते हैं, तो आप 1 to 10 जा रहे हैं। यानी आपने टाइपराइटर्स की ग्लोबलाइजेशन कि चाइना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, जिसका काम है डेवलप वर्ल्ड की हर सक्सेसफुल चीज़ की कॉपी करना। पीटर थियल कहते हैं कि आप अपने लिए सक्सेसफुल बिजनेस को 0 से 1 तक जाकर बना सकते हैं। यानी एक यूनिक आइडिया को लेकर बहुत बड़े बिजनेस के लिए ये करना मुश्किल है, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस में कुछ नया करना ही उनके लिए रिस्की है। लेकिन दोस्तों, अकेला इंसान भी 0 से 1 तक नहीं जा सकता है। ये सिर्फ स्टार्टअप्स कर सकते हैं। पीटर कहते हैं स्टार्टअप एक ऐसा लोगों का ग्रुप है जिन्हें आप कन्विंस कर सकते हैं या फ्यूचर बनाने के लिए। और एक स्टार्टअप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी सबसे अलग सोच होती है दोस्तों। और आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि सक्सेसफुल स्टार्टअप किस फाउंडेशन के साथ खोला जाता है। तो ऑल हैवी कंपनीज एंड डिफरेंट्स, अगर आपको एक स्टार्टअप खोलना है तो आप में कन्वेंशियल थिंकिंग से अपोजिट सोचना की क्षमता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो हमें हमेशा अपने से पूछना चाहिए कि ऐसे कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो कोई भी नहीं खोल रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा दोस्तों, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आप खुद उस वैल्यू को कैप्चर ना कर पा रहे हो। क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू कैप्चर करना दो अलग अलग बातें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि यूएस के एयरलाइंस बिजनेस अपने पैसेंजर को हर साल बिलियंस की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों, 2012 में जब एक एयरलाइन की टिकट लगभग $178 थी, इसमें से हर पैसेंजर पर एयरलाइन ने सिर्फ 37 सेंट्स कमाए। और 2012 में एयरलाइन ने $160 बिलियन का बिजनेस किया था। अब अगर आप इसे गूगल के साथ कंपेयर करें तो गूगल ने सिर्फ 50 बिलियंस का बिजनेस किया था, लेकिन फिर भी 21% का प्रॉफिट कमाया था, जो कि एयरलाइंस बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन से 100 टाइम्स था। अगर आप सारी एयरलाइन बिजनेस इंडस्ट्रीज को मिला भी देते हैं तो गूगल ने उस साल सबसे 3 टाइम्स ज़्यादा कमाया था। ये इसलिए क्योंकि सारे एयरलाइंस बिजनेस एक दूसरे से कंपेट करते हैं, लेकिन गूगल एक मोनोपोली क्रिएट करके अपने सबसे अलग रखता है। एक परफेक्ट कंपटीशन में हर कंपनी एक श्योर की कॉपी करती है, सेम प्रोडक्ट बनाती है, और इसीलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट्स उस कीमत पर बेचने पड़ते हैं जो मार्केट में बिकेगा। दोस्तों,
अगर ऐसी मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो नई फर्म आएंगी और प्रोडक्ट के प्राइसेस को और कम दामों में बेच देंगी। और अगर बहुत सारी फर्म इन कम्पिटिटिव मार्केट में आ जाती हैं तो वो प्राइसेस और कम हो जाएंगे। एक परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाता है, लेकिन एक मोनोपोली बिजनेस में मोनोपोली मार्केट में कंप्लीट कंट्रोल रखती है, क्योंकि इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं। मोनोपोली अपने आप को बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलती है। अगर कोई कंपनी अपनी मोनोपोली को एक्सेप्ट करती है तो इसका मतलब है कि वो मार्केट का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और इसलिए गवर्नमेंट एजेंसी उन पर रेगुलेशन लगा देती है। अगर हम गूगल की बात करें तो दोस्तों, गूगल कभी भी अपने को मोनोपोली नहीं बोलती है। अगर गूगल अपने को सिर्फ एक सर्च इंजन बोले तो गवर्नमेंट उसे मोनोपोली समझेगी, क्योंकि 2014 में सारी रिसर्च के मुकाबले गूगल में 68% रिसर्च हुई है। गूगल के क्लोजेस्ट कंपटीटर्स माइक्रोसॉफ्ट के बिंग में सिर्फ 90% और याहू में 10% सर्चेस हुई हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब गूगल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में एंटर किया जा चुका है एज अ वर्ब। लेकिन अगर गूगल अपने आप को एक एडवर्टाइजिंग कंपनी बोले तो यूएस की सर्च एडवर्टाइजिंग मार्केट है $17 बिलियन और यूएस की पूरी एडवर्टाइजिंग मार्केट है $115 बिलियन, और पूरी दुनिया एक $495 बिलियन की एडवर्टाइजिंग मार्केट है। और अब गूगल अपने को इतने कंपिटिटिव वर्ल्ड में एक छोटा सा प्लेयर बोल सकता है, जहां पर उसका मार्केट शेयर अब सिर्फ 3.4% है। लेकिन एक नॉन मोनोपोली कंपनी भी झूठ बोलती है ताकि वो अपने को अलग बता सके। मान लीजिए दोस्तों, अगर एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये कोई भी नहीं कर रहा है, हम तो एक ही नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। लेकिन ऐसा झूठ हम अपने आप से या अपने इन्वेस्टर से बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक कम्पिटिटिव मार्केट में हैं और एक मोनोपोली नहीं बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें अपने स्टार्टअप को एक मोनोपोली की तरह खोलना चाहिए या फिर एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। अगर एक स्टार्टअप अपनी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकता है तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम गूगल की बात करें तो उसे कंपटीशन की कोई चिंता नहीं है दोस्तों। वो अपने वर्कर्स की टेंशन कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकता है, इनोवेशन ला सकता है और पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन ऐसा करना कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि एक मोनोपोली में नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि उसके ऑनर को लगातार प्रॉफिट कमा कर देते हैं, जबकि कंपटीशन में प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, जहां पर कंपनी के ऑनर्स को अपना बिजनेस सिचुएशन करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हम जितना एक दूसरे से कंपेट करेंगे हमें उतना ही नुकसान होगा दोस्तों। लेकिन हैरानी की तो बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसी थ्योरी पर चलता है। मार्क्स एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेट करके लिए मजबूर करते हैं। हम हर स्टूडेंट को सेम चीज़ पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट इस कंपटीशन सिस्टम में आगे बढ़ जाता है हम उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यही स्टूडेंट फिर से अपने करियर में एक दूसरे के साथ कंपेट करने लग जाते हैं और बहुत ही कम लोग अपनी लाइफ में मीनिंगफुल कर पाते हैं। पेटर बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से करी थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थे, इतने तेज कि 8th ग्रेड में ही उनके दोस्त ने उन्हें बोल दिया था कि तेरा 4 साल के बाद तेरी एडमिशन स्टैनफोर्ड में हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने स्टैनफोर्ड स्कूल में एडमिशन ले ली और वहाँ पर भी बाकी स्टूडेंट के साथ कंपेट करने लगे और उनका अब फाइनल गोल सुप्रीम कोर्ट में जाना रह गया था दोस्तों। वो इस लास्ट कंपटीशन में रह गए, लेकिन पेटर बोलते हैं कि अगर मैं वो लास्ट बैटल जीत जाता तो आज मैं और लोगों के लिए उनकी बिजनेस डील्स बना रहा होता। लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी पेपॉल स्टार्ट करी तो वो लोगों के साथ कंपेट नहीं करना चाहते थे, बल्कि कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, 0 to 1 जाना चाहते थे। उनके और उनकी टीम का सपना था कि वो पैसों को ईमेल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करवाएं। 1999 में पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो सब इसको सॉल्व करना चाहते थे। और उन्होंने इसी मेंटालिटी की वजह से $1.5 बिलियन की कंपनी भी बना दी, जिसे आप पेपॉल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा कि लास्ट मूवर एडवांटेज जो कंपटीशन से बचते हैं वो ही मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स और ट्विटर के साथ कंपेयर करोगे तो इन दोनों के पास कई हजार एम्प्लॉई हैं और ये दोनों का मेन मकसद है कि लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना। लेकिन जब 2013 में ट्विटर पब्लिक हुआ था तो इसकी कीमत $24 बिलियन लगाई जा रही थी, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स से 12 टाइम्स ज़्यादा थी।
2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स $133 मिलियन कमाए थे, जबकि ट्विटर लॉस में था। दोस्तों, ये एक बेवकूफ़ी लग सकती है और हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका जवाब है कि कैश फ्लो। किसी भी कंपनी की आज की कीमत आज इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कल कितने पैसे कमाएगी। आपने लोगों को ये कहते हुए तो ज़रूर सुना ही होगा कि फर्स्ट मूवर्स को बहुत एडवांटेज होता है। अगर आप सबसे पहले बिजनेस खोलो तो आप मार्केट का एक बड़ा शेयर ले सकते हो, लेकिन बेटर बोलते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज और भी बड़ा है। आप बाकी सबके प्रोडक्ट्स को देख के एक ऐसा प्रोडक्ट्स बनाओ जो मोनोपोली क्रिएट कर दे और आपको कॉपी करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। तभी आप एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हो और एक मोनोपोली का मजा उठा सकते हो। मगर अब सवाल ये आता है कि मोनोपोली बिजनेस में क्या क्या खास बातें होती हैं। तो मैं आज आपको ऐसी मोनोपोली में 4 खास बातें बताऊंगा जो कि इस बुक के ऑथर ने बताई हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे कॉपी करना दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए तो आप एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम एग्जाइटिंग टेक्नोलॉजी 10 गुना इम्प्रूव करना होगा। इससे कम इम्प्रूवमेंट एक छोटी इम्प्रूवमेंट ही मानी जाएगी और इजीली कॉपी भी की जा सकती है। जब 1995 में अमेज़ॉन लॉन्च हुआ था तब वो दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर माना जाता था, क्योंकि अगर आप उसे किसी और बुक स्टोर के साथ कंपेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 लाख डिफरेंट बुक्स अपने पास रख सकता था। लेकिन अमेज़ॉन सिर्फ सप्लायर से बुक की लिस्ट ही लेता था और बुक सिर्फ तभी खरीदता था जब कस्टमर से ऑर्डर मिलता था। दोस्तों, ये इतना इफेक्टिव था कि बर्न्स एंड नोबल्स ने अमेज़ॉन की आईपीओ के 3 दिन पहले अमेज़ॉन पर केस कर दिया और कहा कि अमेज़ॉन अपने को एक बुक स्टोर कहता है लेकिन वो बुक ब्रोकर है। नंबर 2 पर मैं बताऊंगा कि नेटवर्क इफेक्ट्स। तो दोस्तों, नेटवर्क इफेक्ट आपको प्रोडक्ट और कस्टमर के लिए बहुत यूज़फुल बना देता है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड फेसबुक पर ना हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप भी फेसबुक को यूज़ करेंगे, और क्योंकि आज आपका हर फ्रेंड फेसबुक यूज़ करता है तो आपको भी फेसबुक ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कोई और सोशल साइट्स यूज़ करते हैं तो आपके दोस्त आपको पागल समझेंगे। नंबर 3 है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है अगर आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। सर्विस बिजनेस को स्केल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मान लीजिए कि आप योगा क्लासेस देते हैं तो आप लिमिटेड कस्टमर्स को ही सर्व कर पाएंगे, चाहे आप ज़्यादा योगा इंस्ट्रक्टर्स हों तो हीरे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ज़्यादा इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को ये एडवांटेज की वो अपना बिजनेस बहुत जल्दी स्केल कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक और कॉपी बनाने और उसे बेचने के लिए ऑलमोस्ट 0 कॉस्ट लगेगी। तो दोस्तों, नंबर 4 है ब्रांडिंग। एक स्ट्रॉन्ग फेमस ब्रांड क्रिएट करना आपको मोनोपोली क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। एप्पल बहुत ही केयरफुली अपने हर प्रोडक्ट के लिए मटेरियल खरीदता है, चाहे वो आईफोन हो या फिर आईपैड हो। इनके प्रोडक्ट कस्टमर को इतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देता है कि लोग मान के चलते हैं कि एप्पल ब्रांड्स का हर प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मोनोपोली बिजनेस को क्रिएट करने का कोई प्रोसेस है? तो दोस्तों, ब्रांड्स एक स्केल, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क इफेक्ट्स के अलावा जब भी आप स्टार्टअप खोलें तो मार्केट को एनालाइज करके खोलें, फिर वहाँ से अपना बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू कर दें। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप 1 छोटे से शुरू करो और फिर मोनोपोली बना लो। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको हमेशा बिजनेस छोटी मार्केट से शुरू करना होगा। इसका रीज़न सिंपल है। एक छोटी मार्केट को काबू करना और उसमें मोनोपोली क्रिएट करना बहुत ही इजी होता है, लेकिन बड़ी मार्केट में ये सब करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर आपको अपनी एक्साइटिंग मार्केट में ये नहीं करने देगा। जब पीटर थिल ने पेपॉल का स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो हर मार्केट में ई वॉलेट को कॉन्सेप्ट लाने के बजाय ईबे के एक्साइटिंग सेलर्स को अपना प्रोडक्ट ऑफर किया, क्योंकि ये लोग पैसा चेक्यू से पे करते थे जिसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत टाइम लग रहा था, और क्योंकि ये मार्केट बड़े प्लेयर्स के लिए छोटी थी इसलिए इस मार्केट में तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और 3 महीने के अंदर पेपॉल ने 25% लोगों को अपना कस्टमर बना लिया था। स्टेप 2, अपने बिजनेस को स्केल करना। जैसा ही आप छोटी मार्केट को डोमिनेट कर दोगे फिर आप धीरे धीरे दूसरी रिलेट मार्केट्स को डोमिनेट कर सकते हैं। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो जेफ बेजोस अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। अमेज़ॉन में सिर्फ बुक्स बेचना स्टार्ट किया था, जहाँ पर एक आम दुकानदार
कम बिकने वाली किताब अपनी दुकानों में नहीं रखते थे। अमेजॉन ही पूरी दुनिया में एक ऐसा सोर्स बन गया था जहां पर दुनिया की हर किताब मिल सकती थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेजॉन अपनी किताब नहीं बेचता था, बल्कि दुकानदारों के किताबों को अपनी साइट पर दिखाता था और कस्टमर ऑर्डर कर देते थे, तभी वो किताब बेचता था। जब अमेजॉन ने इस मार्केट में मोनोपोली बना ली, उसके बाद उसने सॉफ्टवेयर, सीडी, डीवीडी बेचना भी स्टार्ट कर दिया और ऐसा ही धीरे धीरे कैटेगरीज को अपनी वेबसाइट पर जोड़ता गया। इसलिए आज वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है और जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। स्टेप 3, शुरू में किसी भी कंपनी से कंपेट ना करें दोस्तों। शुरू में कभी भी किसी बिजनेस को डिस्टर्ब ना करें। स्टार्टअप्स के पास इतनी फंडिंग नहीं होती है कि वो एक बड़ी कंपनी को चैलेंज करके उसे कंपेट कर सके। अगर आप ये गलती करते हैं तो बहुत ही जल्द आप बिजनेस से बाहर आ जाएंगे। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। दोस्तों, ज़्यादातर सबके दिमाग में एक फेमस क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या सक्सेस लक से मिलती है या फिर स्किल से। मैल्कॉम ग्लैडवेल, जो कि एक सक्सेसफुल ऑथर हैं, तो अपनी बुक और क्वालिटीज में लिखती हैं कि सक्सेस लकी ब्रेक्स की वजह से मिलती है। वॉरेन बफेट अपने आप को लकी स्पम क्लब का हिस्सा मानते हैं। अब मैं बात करूं जेफ बेजोस, अमेजॉन के फाउंडर, अपनी सक्सेस का क्रेडिट प्लेनेट के एलिमेंट आप आधी लक, आधी सही टाइमिंग और बाकी मेहनत को देते हैं। बिल गेट्स बोलते हैं कि वो स्किल्स के साथ ही पैदा हुए थे जिनकी मदद से वो ये सब कर पाएंगे। अब ये सारे स्ट्रेटेजिकली हम्बल हो रहे हैं। अगर ये सच है तो जो लोग एक के बाद एक सक्सेसफुल बिजनेस बना देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, लक या स्किल? दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन क्या ये डिबेट लॉजिकली डिस्कस की जा सकती है? शायद नहीं। अगर हमें साइंटिफिकली चेक करना है कि फेसबुक लकी की वजह से सक्सेस करी है या स्किल की वजह से, तो 2004 में जब फेसबुक लॉन्च हुआ था तब हमें फेसबुक की 1000 कॉपीज बनाने और 1000 वर्ड में चलानी पड़ती थी। मगर ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास 1000 वर्ड नहीं है और स्टैटिस्टिक्स एक सैंपल में काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात करें या ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी की बात करें या फिर टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क की बात करें, इन सबके एक के बाद एक सक्सेसफुल कंपनी खोली है। ये लक बहुत बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप पूरी पेपॉल की टीम की बात करें तो वो पूरी टीम की बहुत ही फोकस्ड लोगों की थी। सबने पेपॉल के बाद अपनी खुद की सक्सेसफुल कंपनीज खोली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेपॉल की टीम में इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स बनाई। रेड होमपॉइंट ने लिंक्डइन, स्टेव चैंस और चैड हॉर्ली एंड जावेद करीम ने मिलकर यूट्यूब बनाई और जेरमी स्टॉपलमैन और रसेल सिमोन्स ने एल्प बनाई। डेविड सैक्स ने यमर बनाई और पीटर थिल ने प्लेंटरी बनाई। आप इनमें से हर एक कंपनीज की इंडिविजुअल वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बेस्ट टीम के सारे मेंबर्स एक साथ लकी हो गए हैं। और अगर आप फिर भी लकी पर बिलीव करते हैं तो ये आर्टिकल पर लिखने के लिए आप लोग बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग का इस वीडियो चैनल में वीडियोस पड़ चुके हैं, तो आप जाकर इस चैनल में जाकर आप वीडियो को विजिट कर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फिर तो ये आपके लिए ऐसा है कि आप लोगों को लॉटरी जितनी ही कहानियां सुन रहे हो। बस एक बात याद रखिए कि अगर आप में मानोगे कि सक्सेसफुल स्किल से मिलती है तो आप उसके लिए मेहनत करके और अपना फ्यूचर सेव कर सकेंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर को एक लक के रूप में मानेंगे तो आप कभी भी हार्डवर्क नहीं करेंगे और हार मानकर बैठ जाएंगे। दोस्तों मैं आज आपको सीक्रेट्स बताने वाला हूं। अगर हम सोचते हैं कि हम दुनिया को समझते हैं और हमें सब पता है तो हम 0 से 1 तक नहीं जा सकते हैं। पेटर कहते हैं कि दुनिया में 3 तरीके के आइडियाज हैं। पहला कॉन्वेंशनल, जो सबको पता है और सब उन बातों को मानते हैं। अगर आप इस आइडियाज पे काम करोगे तो आप एक मोनोपोली बिजनेस नहीं बना पाओगे। दूसरा है लोग गलत होने से डरते हैं क्योंकि सीक्रेट्स अभी आम जनता ने अपनाई नहीं है, इसलिए उनमें काम करने से लोग डरते हैं। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप भी सीक्रेट्स नहीं ढूंढ पाएंगे। तीसरा आता है कॉम्प्लिसेंसी। तेज दिमाग वाले लोग जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि आप एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में आ चुके हैं, अब आपकी लाइफ सेट है। और इस वजह से जो लोग सीक्रेट्स को ढूंढ सकते थे वो सीक्रेट्स को कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अब चौथा आता है कि फ्लैटनेसनेस,
हम लोग अपने से पूछते हैं कि अगर सीक्रेट्स होते हैं तो बाकी लोग जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, वो ही इन सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं और उन पर काम करने लग जाते हैं। इस डाउट की वजह से लोग सीक्रेट्स को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो मैं दोस्तों आप बताऊंगा कि सीक्रेट्स को कैसे ढूंढें। तो दोस्तों अगर आप एक यूनिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो हमेशा अपने से 2 सवाल पूछना जरूरी है कि नेचर आपको क्या सीक्रेट्स नहीं बता रही है, लोग आपको क्या सीक्रेट्स नहीं बता रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सीक्रेट्स वहां पर ढूंढो जहां पर उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ रहा हो। ज़्यादातर लोग सीक्रेट्स को वहीं ढूंढते हैं जो उन्हें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है। लेकिन आप अपने से पूछो ऐसी कौन सी फील्ड्स है जो मैटर करती है, कॉलेज या स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजिक्स में सीक्रेट्स ढूंढें तो फिजिक्स हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इस फील्ड में आपको सीक्रेट्स ढूंढने में डिफिकल्ट होगी। लेकिन अगर आप फिजिक्स के अपोजिट सब्जेक्ट यानी एस्ट्रोलॉजी को देखें तो ये सब्जेक्ट लोगों को उतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आपको सीक्रेट्स मिल जाएं तो आप क्या करें। पेटर कहते हैं जब आपको कोई नया सीक्रेट मिल जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप वो किसी को बता दो या अपने पास रख सकते हो। ये ज़्यादातर अच्छा आइडिया नहीं है कि आप ये सीक्रेट्स को बताओ। आपको ये सीक्रेट सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप मेंबर्स को बताना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप के पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए एक कंप्रेसेंसी और हर बेस्ट बिजनेस का एक सीक्रेट के ऊपर ही बना होता है। दोस्तों मैं अब बात करने वाला हूं कि फाउंडेशंस। शुरू में पेटर एक बात हमेशा कहते थे कि जिसे उनके लोगों ने थिजली लॉ कहना शुरू कर दिया था। एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी फाउंडेशन शुरू से ही खराब हो जाए उसे ठीक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। शुरू की गलतियों को सुधारना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि अगर आप एक गलत पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू कर देते हैं तो उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल होता है। स्टार्टअप का फाउंडर होने के नाते आपका फर्ज है कि आप शुरू में हर चीज़ को परफेक्ट रखें, क्योंकि एक खराब फाउंडेशन से बेस्ट कंपनीज नहीं बनती है। एक को फाउंडर को चूज करना एक शादी की तरह है, और अगर आपके पार्टनर के साथ कोई भी मतभेद एक डिवोर्स की तरह है। पार्टनर बताएं कि लक जो कि पेपॉल में पेटर के को फाउंडर थे, स्मार्ट बिजनेसमैन थे। तो दोस्तों लेकिन पेपॉल बनने से पहले लक ने किसी और के साथ एक स्टार्टअप खोला था जिसमें पार्टनर इन्वेस्ट भी नहीं किया था। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को मार्केट में कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं और करोड़ों रुपए की अर्निंग महीने में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? मैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन एक अर्निंग के लिए वीडियो में बना रहा हूँ जिसमें से 200 बिजनेस आइडियाज दी गई हैं, जिसकी प्लेलिस्ट यानी आपको वीडियो चैनल में मिल जाएगी। तो आप जाकर वहाँ ब्लॉगिंग और प्रोडक्ट से ऑनलाइन रुपए कैसे कमा सकते हैं इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो जाकर आप यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद। ये वीडियो बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में ये जरूर बता दें कि आपको अगली बुक किस में मिलनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको अगली वाली बुक की समरी उसी भी आपके कमेंट के अकॉर्डिंग में लाऊंगा।